अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम काफ़ी टाइम के बाद दोबारा बात करेंगे कुछ अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है, अब जैसे भी आई है आप लोग जानते ही हैं, लेकिन खैर उन्होंने कहा है कि जी जो फीमेल्स हैं वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर ट्रैवल करती हैं तो किसी ना किसी घर का कोई मर्द साथ हो। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी हिजाब लेना ज़रूरी है, और साथ ही उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कमीशन है उसे भी डिसॉल्व कर दिया है, और वो कह रहे हैं इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये वो तालिबान नहीं है जो पहले थे, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये वो तालिबान नहीं है, बल्कि उनसे भी बदतर सिचुएशन हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की, चाहे वो गुर्बत के हवाले से हो या चाहे इस तरह की बातें जो वो करते हैं कि खवातीन के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए, कि वो ये ना करें। एजुकेशन के लिए भी उन्होंने जो है तरह तरह की शर्तें लगा रखी हैं। कभी कहते हैं कि जी फीमेल टीचर्स ही पढ़ाएं, और कभी कहते हैं जी मेडिकल में नहीं जा सकती हैं, और कभी कुछ। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो S-400 की भी बात हम करेंगे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि भारत कहता है कि जी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना है, लेकिन जो मिसाइल हैं वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ, पंजाब की तरफ लगाए हैं। तो ये क्या वजह है कि अगर चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है तो फिर सारी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ क्यों? ये खैर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं आप सबके जाने पहचाने ही हैं, मेजर मानिक एम जॉली। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया बहुत टाइम के बाद, और आई होप कि आप खैरियत से हैं, और नया साल पहले से आपको मुबारक हो, और आई होप कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम परफेक्ट चले आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। और काफ़ी दिन बाद आपके चैनल पे आने का मौका मिला, और नया साल आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहे, आपके करोड़ों फॉलोअर बने और बिलियंस ऑफ व्यूज आए, आप सबसे पॉपुलर चैनल बने साउथ एशिया में। हमारी आपसे थैंक यू सो मच सर। यही दुआ है। तो कमिंग टू द टॉपिक, जो आप अफगानिस्तान और तालिबान का बता रहे थे, उसमें ये काफ़ी ये पता, पहले लोग जो जिसको बोलते हैं टिपिकली तालिबान अपोलोजिस्ट, ये उनकी स्टेटमेंट्स थी कि ये तालिबान थोड़े अलग हैं, ये अच्छे हैं, और वो सिर्फ एक चीज़ के अराउंड इस पूरी अपनी आर्ग्यूमेंट को बेस करते थे। वो था कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और ये सबको हक दे रहे हैं और सबको मिलाकर देश चलाएंगे, और देखो इन्होंने काबुल में कोई एट्रॉसिटीज़ नहीं करी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता गया तो इनका जो एक्सट्रीम वर्जन ऑफ शरिया लॉ है, फिर वो जैसे जैसे आगे आता गया, जैसे जैसे किलिंग्स बढ़ती गई, जैसे अभी कल परसों में पढ़ रहा था, उन्होंने जब स्कूल खोले तो लड़कों के लिए तो खोल दिए और सिर्फ 12 साल की बच्चियों के लिए, उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन का उन्होंने कुछ नहीं अभी तक करा है, अभी तक स्कूल बंद है। फिर उन्होंने जितनी उन्होंने रूरल एरियाज में किलिंग करी है, अब क्या सारा मीडिया काबुल की तरफ फोकस रहता है, लेकिन अफगानिस्तान बहुत बड़ा देश है और हर जगह तालिबान का कंट्रोल है। जो पुराने गवर्नर्स थे, पुलिस वाले थे, फौजी थे, जितने उन्होंने वो मारे हैं, उसके बाद जो इन्होंने देश में भुखमरी बुरी तरह फैली हुई है। अगर आप वहाँ की फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखें तो एक तरह से जो आपने बोला था वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये पहले से भी बदतर तालिबान सेटअप है, क्योंकि ना ना तो ये देश चला पा रहे हैं, ना फ्रीडम दे पा रहे हैं, ना इक्वालिटी दे पा रहे हैं, ना जस्टिस दे पा रहे हैं। लेकिन इनकी जो भाग है, इनकी जो दौड़ इसी में लगी हुई है कि कैसे हम इंटरनेशनल फंड्स इकट्ठे करके अपने अपने सेटअप को मजबूत करते जाए तालिबान को। और वही उन्होंने जो इलेक्शन कैंसिल कर दिए, तो वो ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमें यहाँ से भी कोई हिलाने वाला तो है नहीं। आपके वीडियो में मैंने पहले ही बोला था कि दो तीन तरह से ही तालिबान को हटाया जा सकता है। एक तो फिर से कोई नेटो यूएस फोर्सेस आए, उनका कोई चांस नहीं है। दूसरा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो इलेक्शन होने नहीं देंगे। और तीसरा, जो इंटरनल रेवोल्यूशन अगर टेक ऑफ हो तो अफगानिस्तान के लोग ही मिलके इनका तख्ता पलट करें। वो भी अभी कोई रेवोल्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो पंछी था, वहाँ से कोई इतना बड़ा टेक ऑफ नहीं हुआ कि वो पूरे देश के लेवल पे कुछ हो सके। उम्मीद तो बहुत थी बहुत लोगों को, पर वो हो नहीं पाया। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए उनको अच्छे से समझ आ गया है कि वी आर हेयर टू स्टे, ये हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। और उन्होंने अब क्या है, दो तरह के अपने वर्जन बना लिए हैं। एक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए वो जगह जगह देशों में जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं, अपना पॉइंट प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं जी हम बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, इक्वालिटी है। और दूसरा, अपना जो देश है वो उसको बिल्कुल आयरन टाइट ग्रिप में रखे हुए हैं। वो कोई भी, मतलब इतने ज़्यादा वीडियोस, इतने दर्दनाक वीडियोस हैं जैसे वो लोगों को मार रहे हैं, जो
औरतों को सड़क पे लाठियों से मार रहे हैं, ऑल दैट। सो अगर किसी भी देश में इस तरह की ओपन में ये स्टेट है तो इसका मतलब देश का काफी बुरा हाल है। और ये तालिबान का पावर को कंट्रोल रखने का पहला टैक्टिक्स है, जो कि डिक्टेटर्स भी करते हैं, कि इलेक्शंस को कैंसिल कर देना, ताकि किसी भी तरह की पब्लिक वॉइस को खत्म कर दिया जाए कि हम ही हम हैं और अब जो रूल पास होगा हम ही डिसाइड करेंगे, देयर इज नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। और जब आप इस तरह की बातचीत को, किसी भी तरह की वॉइस को अपने देश से हटा देते हैं, तो क्या होता है कि इवन बाहर की जो एंटिटीज हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई देश है, उनके पास भी कोई नहीं रहता बात करने के लिए एक्सेप्ट फॉर तालिबान। तो ये सेंट्रल कंट्रोल को, मतलब सारे कंट्रोल को सेंट्रलाइज करने की बहुत ही पुरानी और इफेक्टिव टैक्टिक्स है जो ये लोग कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में, जब से अगस्त से इन्होंने चार्ज लिया था, मैंने हमेशा बोला आने वाले टाइम में चीज़ें खराब ही होंगी और ये वायलेंस बढ़ता जाएगा। और ये वायलेंस अभी बॉर्डर्स पर भी आना शुरू हो जाएगा, रेफ्यूजीज बढ़ेंगे, मैल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, डेथ्स बढ़ेंगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करोड़ों लोगों को इन लोगों के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो किसी ना किसी स्टेज पे तो किसी को कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा, आई एम श्योर। लेकिन ये होगा कैसे सर? क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा कि ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में बुलाई गई थी, कुछ खास रिजल्ट हमें तो कम से कम नजर नहीं आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पे कोई, जितनी भी कंट्रीज आई थी जो हम बुला पाए, वो कोई एक्शन करेंगी, वो कोई मदद करेंगी वहां पे जो आम लोग हैं अफगानिस्तान में उनकी, या वो कोई प्रेशर डाल सकती हैं तालिबान के ऊपर कि वो ये सारी पाबंदियां लोगों पे ना लगाएं? क्योंकि अभी तक किसी कंट्री ने भी, पाकिस्तान समेत किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान की गवर्नमेंट को। तो आई टेल यू, ओआईसी जो है, जो यू नो 19, मतलब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब टर्की में कैलिफेट खत्म हो गई थी, तो काफी टाइम तक, 30-40 साल तक, मुस्लिम वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा गैप महसूस करा था कि हमारे, मतलब उनको हमेशा उस एम्पायर में कैलिफेट की आदत थी, एक जो हेड होता है, तो वो था नहीं। तो 69 में, 1969 में आई थिंक अगस्त में, जेरूसलम में जो एक मस्जिद है, अलक्सा करके, वहां पे आग लगा दी किसी ने। और उस आग की जिम्मेदारी वहां के जो उस टाइम मुफ्ती होते थे उन्होंने यहूदियों पर लगा दी, ज्यूज पर। और तब उन्होंने बोला था कि सारे मुस्लिम्स को फिर से इकट्ठा होने की जरूरत है। तब 24 देश पहली बार आए थे, और करते करते फिर 72 में फॉर्मली ओआईसी होगी। तब इसका था, जो अभी लास्ट में इस्लामिक कोऑपरेशन है, उस टाइम इसका नाम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होता था। बाद में अराउंड 80 आई थिंक 2000s में नाम बदला गया था। तो ये बाद में 57 देशों की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग इसके अंडर हैं, 57 देश हैं। सरप्राइजिंगली इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जब पहली बार कॉन्फ्रेंस में मेंबरशिप की बात हुई थी तब भी इंडिया में बहुत मुस्लिम थे, और आज भी दुनिया के 11% मुस्लिम इंडिया में है, इंडिया के 15% लोग मुस्लिम हैं। फिर भी पाकिस्तान के उस टाइम जनरल याया खान से लेकर आज तक पाकिस्तान की बड़ी ये वो रही है कि हम इंडिया को ओआईसी में शामिल नहीं होने देंगे, इवन दो वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। वो रादर 2016 या 17 में सुषमा स्वराज को पहली बार एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था, जब पाकिस्तान ने, दुबई में, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से। तो सुषमा जी तो गई थी, अपना भाषण देकर आई एज अ गेस्ट। एनीवे, कमिंग बैक टू आपकी जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ओआईसी की दो तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। एक होती है रेगुलर 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी होती है इमरजेंसी कॉलिंग। तो अगर कोई भी मुस्लिम कंट्री ये फील करती है, और पाकिस्तान को ओआईसी में स्टेटस है कि हमें किसी इशू को अर्जेंटली टैकल करना है, तो वो ये इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुला सकती है। ये सारी कॉन्फ्रेंस का खर्चा सऊदीज ने उठाया था। उसके बाद जो इमरान खान है, वो अपने मतलब ही वांटेड टू टेक दैट पोजीशन कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बड़े-बड़े मुद्दे उठाऊंगा, जिनमें से एक होगा अफगानिस्तान, फिर होगा कश्मीर, ऑल दैट। एज पर रिपोर्ट्स ओआईसी के सभी लोगों ने बोल दिया था कि आप कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वी डू नॉट वांट दिस प्लेटफॉर्म टू बिकम कि ये एंटी इंडिया जा रहा है, ये वो, हम वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी फॉर बेसिकली सभी देशों के इंडिया से अच्छे ताल्लुकात ही हैं और कोई खराब नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इमरान खान कश्मीर में उठा पे। कमिंग अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे स्टैंड क्या है,
कि ना केवल उन्होंने तालिबान की मदद करी अफगानिस्तान को लेने में, बट अब उनकी एक तरह से जिम्मेदारी है अफगानिस्तान को वैलिडेट करवाने की, अफगानिस्तान के लिए फंड्स लेके आने की, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की, जिसके बदले में दे कैन यूज दी, वो अफगानिस्तान का एरिया जैसे चाहे, अफगानिस्तान के लोग जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ है जैसे तालिबान वगैरह, राइट। और उसके बदले में जितना अमेरिका असला बारूद, हेलीकॉप्टर, ये सब तो हम भी छोड़ के गए थे, उसमें काफी पाकिस्तान को भी आया। तो काफी डीप डील्स है ये सब वो सब, लेकिन पाकिस्तान चाहता है, स्पेशली इमरान खान चाहते हैं कि ही बिकम्स द गेटवे टू अफगानिस्तान। वो हमेशा से अपनी स्टेटमेंट्स में चाहे बोलते रहे ये बहुत डेमोक्रेटिक हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये वो हैं, लेकिन वो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको मानना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली मैसेज क्या जाता है कि आप मेरे से बात करें, मैं आपको बताता हूं तालिबान से कैसे डील करना है। तो ये जो वो होता है ना, एक घर में जैसे कोई एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मेरे घर वालों से कोई बात नहीं करेगा, सब मेरे से बात करेंगे। तो ये इमरान खान उस तरह का स्टैंड लेना चाह रहे थे, लेकिन एक तो 57 में से आई थिंक सिर्फ 22 या 23 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आए या हेड्स आए, बाकी उन्हें फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह भेज दिए थे। दूसरी बात, इमरान खान ने प्रपोजल दिया था हम एक फंड स्टार्ट करते हैं, ये वो, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, किसी ने कोई डोनेशन नहीं दी। बात ये नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज अफगान्स की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन दो चीजें उनको ये मदद करने से रोकेंगी। नंबर एक, वो सारा पैसा तालिबान के पास जाएगा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तालिबान उस पैसे का कैसे यूज करेंगे। वो दोबारा से सारा पैसा एंटी वेस्ट टेररिज्म एक्टिविटीज में लगा सकते हैं, या अपने अपने जिस तरह से वो देश चला रहे हैं उसको और बुरा कर सकते हैं। और सेकेंडली, सबको पता है पैसा काफी चांसेस है पाकिस्तान के थ्रू रूट होगा, और पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन है फाइनेंशियली, तो उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो जितना पैसा आता है जनरल्स पॉलिटिशियंस खा जाते हैं और एंड में पहुंचते थोड़ा सा। तो आज भी आई थिंक पाकिस्तान में आज या कल अनाउंस हुआ था कि वो काबुल में 11 बिलियन रुपए लगाकर एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है पाकिस्तान, और साथ में फोटो थी कि सिंध में या बलूचिस्तान में बच्चे सड़कों पर बैठे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो हिपोक्रेसी है, ये किसी भी ये और देशों को पसंद नहीं आती। सभी चाहते हैं कि पहले आप अपना देश का ढांचा ठीक करें, आप अपनी करप्शन हटाएं, आप अपनी इकोनॉमिक स्टेटस ठीक करें, तब आप इस तरह की स्टेटस पोजीशन ले सकते हैं कि आप किसी की मदद करेंगे। तो जो इमरान खान का प्लान है वो नहीं चलेगा। ये पैसा ठीक है, शायद कोई 2-4 देश दे दें, बट जिस तरह का वो ट्रेजरी बनाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के सिर पर, और इट इज लाइक किसी भी प्रोजेक्ट में जैसे कंसल्टेंट्स की फीस होती है, पाकिस्तान वो चाह रहे हैं कि एक एक ट्रेजरी हम बनाए, एक बैंक अकाउंट हम बनाए, और जो पैसा होगा हम अब दिखाएंगे सबको कि ये पैसा जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कैसे यूज होगा, पाकिस्तान तालिबान की इंटरनल रहेगी हमेशा। तो ये नहीं चलेगा। लेकिन सर मैंने तो खैर ये भी सुना है कि कुछ कंट्रीज ने ज़रूर कहा है कि वो फंड देंगे, लेकिन वो मार्च में जाकर होगा। सऊदी अरब ने कुछ कहा है, कुछ एक दो कंट्रीज ने और कहा है अफगानिस्तान की मदद करने के लिए। जो फंड पाकिस्तान ने बनाया है उसमें जो पैसे या जो फंड दिया जाएगा वो मार्च में कह रहे हैं। लेकिन अभी जो जैसे जो सीजन चल रहा है विंटर का, उसमें लोग ज़्यादा परेशान हैं अफगानिस्तान में कि उनके पास खाने को नहीं है या उनके पास गर्म कपड़े मेडिसिन नहीं है। इसके लिए जो है वो अमेरिका ने जो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा है, तालिबान ने ये भी कहा है कि उसको उनको दे दिया जाए ताकि वो उससे अपना खर्चा चलाएं। और सिर्फ इसलिए कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो सारे पैसे रोक देना भी तो सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से तो जो आम पब्लिक है वो परेशान हो जाएगी? बाकी पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी किस्म का डाउट है किसी को, तो लोगों को राइट है बिल्कुल कि वो डाउट करें, क्योंकि हमारी जिस तरह की अभी इकोनॉमी की पोजीशन है तो ऑब्वियसली एक तरह से लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे कि हमारे थ्रू कहीं भेजें। बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो टेंशन बनी हुई थी कि इंडिया यहाँ से अपने तरफ से कुछ भेजना चाह रहा था और पाकिस्तान ने रास्ता देने से मना किया था, तो उसमें भी कोई इसी किस्म के और या डिफरेंट किस्म के डाउट थे दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अमेरिका क्या लगता है आपको कि वो अपना जो फंड है उनके जो फ्रीज किए हैं वो दे देगा? दूसरा लास्ट में एक चीज और मैं आप इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अफगान स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान हमारे लिए बात ना करें, हम खुद कर लेंगे। तो ये अभी नहीं है, काफी टाइम पहले से भी तालिबान ने, रादर सितंबर में भी एक बार किसी ने कहा था कि पाकिस्तान
हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिसको डील करना है डायरेक्टली हमसे करें। तो हम्म, तालिबान भी बहुत लोगों, मतलब अगर तालिबान एक सरकार है तो उसमें भी हजारों लोग हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम पर स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो तालिबान इससे बहुत खुश नहीं रहेगा कि पाकिस्तान अपना कंट्रोल उन पर, पाकिस्तान को लग रहा है कि हम चला लेंगे इनको और बना लेंगे जिसने हिसाब से, लेकिन ये ऐसे होगा नहीं। पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने ही वाला है, कर भी ली हैं, तो लेकिन सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। और जहां तक अमेरिकन की, एक्चुअली पैसा वर्ल्ड बैंक के पास है, आईएमएफ के पास है, जो अफगानिस्तान को दिया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उनके डिसीजन मेकिंग पे सबसे बड़ा यूएस का ही कंट्रोल रहेगा। तो एक्चुअली हमें ये मान के चलना चाहिए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सारे लोग मर जाए, टू बी ऑनेस्ट। ये वो देश है जो और दे आर वेरी प्रैग्मेटिक, वो बहुत प्रैक्टिकल, वो उस तरह से सोचते हैं। वो जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हिस्ट्री में उन्होंने बहुत दिए हैं, नपैम बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब, ड्रोन स्ट्राइक्स, उनको जब करने पे आते हैं वो ये नहीं देखते कि साथ में 100 बच्चे मर रहे हैं, उनको एक हम्म, आदमी मारना है तो वो मार देंगे। तो उस हिसाब से अगर दे वांट टू, अगर उनको डिसाइड करना है कि हम तालिबान को पैसा नहीं देंगे, तो वो इस बात से नहीं दुखी होंगे कि हम्म, वहां पर बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो जो वेस्ट की लॉबी है वो बहुत ही हार्डकोर कैपिटलिस्ट और सेल्फ सर्विंग है। जब तक उनको उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा, जब तक लेट से वो तालिबान से कोई डील ना कर पाए अपने बेनिफिट की, वो फंड्स रिलीज नहीं करेंगे। तो सर आप और बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर आपको याद हो ज़ियाउल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ था, हमारे जो डिक्टेटर थे उस वक्त हम्म, का लोग बताते हैं कि उन्होंने जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर को बिठा लिया था कि कहीं से खबर मिली थी हुई होगी उनको कि जी मारना चाह रहे हैं, तो सोचा इनका एम्बेसडर बिठा लूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तब भी जो है वो आम की पेटियां आपको पता है ना रखवा दी थी। तो वो हाँ, यहाँ पे तो वो फिर नहीं देखते। अब तो गर्मियों में कोई आम की पेटी भेजे तो लोग डर जाते हैं यहाँ पे कि यार आम की पेटियां क्यों आ गई। मुझे भी इस साल आई थी, मैंने पिक्चर लगाई, लोग कह रहे थे ये तुमने आम की पेटियां क्यों ले ली। तो वो वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो फिर जब उन्हें अपना कोई काम करना होता है फिर वो ये नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है या किसी को नुकसान हो रहा है। और ये मतलब ओपिनियन नहीं है मेरी, दीज दीज हम्म, पिछले 50-100 साल में ये फैक्ट से प्रूवन है। अमेरिकन के इंटरेस्ट में अगर कोई चीज नहीं है, वो वहां पे चूं भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर को उनको समझ आ गया कि यहाँ पर अपना फायदा है, फिर वो अपने करोड़ सैनिक भी भेजने को और अरबों रुपए लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो अभी जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन में, अगर लेट्स से बाइडेन गवर्नमेंट तालिबान को पैसा रिलीज कर देती है, तो जनता उनको उधेड़ देगी कि ही विल लूज पॉपुलर सपोर्ट। तो उसके लिए अफगानिस्तान के लोग ज्यादा जरूरी है या अपनी वोटें जरूरी हैं? तो द आंसर इज देयर, ही विल नॉट बी हैप्पी टू फेस इतना क्रिटिसिज्म होम ग्राउंड पे, कि जिन लोगों ने आपके इतने फौजी मार दिए, जिन लोगों ने इतनी बेइज्जती करके आपको उस देश से हम्म, निकाला, जिन लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, आप उन्हीं लोगों को पैसे भेज रहे हो। तो ही विल नॉट डिसाइड दैट। ये पैसा अगर तालिबान के लिए सपोर्ट से आएगा तो नेचुरली मुस्लिम कंट्री से ही आएगा। पर आप जो बोल रहे थे मार्च में, इसका मतलब आई थिंक ये नहीं है कि सऊदीज के पास पैसा नहीं है। सऊदीज के पास तो इतना पैसा आप हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आई थिंक जो टाइमलाइन मांगी गई है, वो नेगोशिएशंस की होगी कि पैसा कहाँ डिप्लॉय होगा, कैसे यूज होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी, जवाबदारी क्या होगी। क्योंकि अभी सिर्फ तालिबान के, वो तालिबान भी तो कमाल के लोग, उन्होंने पैसा हम्म, आई थिंक 1.5-2 करोड़ रुपया किसी तजाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और फिर वापस मांग रहे थे। ये तो हम्म, उनकी नेट बैंकिंग का ये हाल है। तो अब उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देना कि सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट विल गो थ्रू लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड आई एम वेरी श्योर इसमें पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया जाएगा। कोई भी ना तो पैसे देने वाला और ना तालिबान ये चाहेंगे कि उस पैसे के रूट में पाकिस्तान आए। बिल्कुल। और पाकिस्तान को वैसे भी साइडलाइन हो ही जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अपने बड़े यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान को उस पर फोकस करना चाहिए बजाय ये कि अफगानिस्तान के जो है वो बात करते रहे। लेकिन सर साथ ही हमने जैसे पूछना था मुझे आपसे लास्ट में कि US-400 की जैसे बात की, और उसमें पाकिस्तान की तरफ कहा जा रहा है कि जी दुश्मन तो चाइना को बताते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज होती है तो पता नहीं आप लोग यहाँ क्यों लगा के चले जाते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है कि तोपों का रुख आपकी तरफ ही है। तोपों का रुख दोनों तरफ होगा। मेरा मेरा मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने भी एक छोटा सा चैनल बनाया था यूट्यूब पे, एक बार मेरे नाम से ही है। उस पे
अभी 2.5 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा, पर 2-3 महीने पहले जब S-400 की बात हो रही थी, मैंने बहुत एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था S-400 पे, आप भी जरूर देखिएगा। यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट इनटू वो मिसाइल है क्या, रेंज क्या है, वो कैसे डिप्लॉय होती है। लास्ट में मैंने एक मैप भी दिया था कि अगर इंडिया S-400 डिप्लॉय करेगा तो शायद ऐसे करेगा, और काफी जो मैंने बोला था उसी हिसाब से हो रहा है। तो जो आप पंजाब की बात बोल रही है, पंजाब जो है एक तरह का आई मीन अगर आप बॉर्डर देखें, चाहे वो इमीडिएट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, बट पंजाब अपने आप में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिटरीलाइज स्टेट है। एंड इट इज बिकॉज इट गिव्स एक्सेस, वो एक्सेस देता है दोनों पाकिस्तान और चाइना का। और ये जो मिसाइलें हैं S-400, ये वो इनका कोई 20-50 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर रेंज है, राइट। इफेक्टिव रेंज 400 किलोमीटर बोलते हैं, पर आगे भी जाएंगी। तो उस हिसाब से दे आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अभी के लिए, जहां पर इनकी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी अभी कोई युद्ध, कोई लड़ाई आपसे छिड़ने वाली है पाकिस्तान से या चाइना से, किसी से भी। अभी तो ये फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट है। ये मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगी, ले में भी जाएंगी, इधर उधर भी जाएंगी। तो इंडिया अपने लिए एक इफेक्टिव एयर कवर बनाना चाहेगा, जो कि इस तरह से ऐसे शेप होगा कि दोनों तरफ की स्ट्राइक्स को बैलेंस किया जा सके। क्योंकि आपके पास इतनी सॉलिड मिसाइल सिस्टम है, और आप उसको बड़े ही लिमिटेड वे में लगा देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और बाकी हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हमारी आपसे पाकिस्तान से हुई हैं। तो किसी ने बोला होगा पहले यहाँ पे अपने आप को सेटल कर लेते हैं, और तो वी विल सी द रेस्ट। बाकी जो फौज के जनरल हमारे डिसाइड करेंगे। सही, लेकिन सर इससे इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई टेंशन है पहले से, या पता नहीं नहीं कौन सा आप एक मिसाइल है जिसको 2 बार, नहीं जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इवन इंडियंस भी कह रहे थे कि 2 बार एक ही मिसाइल को 2 बार क्यों टेस्ट किया गया है? क्या वाकई में कोई कुछ प्रोग्राम है या कुछ प्लानिंग हो रही है, या इत्तेफाक भी हो सकता है? नहीं, मिसाइल टेस्टिंग रेगुलरली चलती रहती है। अगर आप कीनली मॉनिटर करें, इंडिया में हर हर 10-15 दिन में कोई मिसाइल टेस्ट हो। अभी हमने एक प्रलय मिसाइल टेस्ट करी थी, आपकी मिसाइल टेस्ट चलती रहती हैं। तो मिसाइल टेस्टिंग इज अ वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस। वर्जन आते हैं, कोई पुरानी मिसाइल है, उसमें नया नेविगेशन सिस्टम आ गया, कोई नया सेंसर लग गया, कोई कोई फॉर्मेट नया चेंज हो गया। तो मिसाइल टेस्टिंग चलती रहती है। एक मिसाइल को 10 बार भी टेस्ट करने से आप सिर्फ उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे ऑन बॉर्डर्स आई डोंट थिंक ऐसी कोई टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच। किसी के पास टाइम नहीं है अभी लड़ाई लड़ने का, किसी के पास इंटरेस्ट लेकिन नहीं है लड़ाई लड़ने का। लेकिन सर ये एक तरह का इस रीजन में इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि एक रेस सी लग गई है कि आप लोग मिसाइल टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम मिसाइल टेस्ट करते हैं, फिर अगर हम कुछ करते हैं तो फिर आप उससे बढ़कर करते हैं? उससे खैर आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी का कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपके चक्कर में हमारी अलग वाट लग जाती है, तो वो अब यार, अब अब कोई आदमी अपने अमीर पड़ोसी को ये तो नहीं कह सकता ना, आप अच्छी कार ना खरीदो। ठीक है। तो सर दिखावा तो ना करें ना, बना लिया तो बना लिया, साइड पे कोने में होके बना लिया करें आप लोग। अब आप लोग उसकी न्यूज देते हैं तो फिर हमें भी जोश आ जाता है। लेकिन सर फिर भी सीरियस नोट के, वाकई में आपको लगता नहीं कि इससे जो है एक तरह का रीजन में ये रेस लगी हुई है, और यही पैसा हम लोग अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सब लोग बड़े कोई लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वहां पे भी बहुत से लोगों को जरूरत है, और वही पैसा आप अपने लोगों की डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बहुत ही अच्छा जिसको तर्क वितर्क डिस्कशन डिबेट बोला जा सकता है। यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि टैंक क्यों खरीदे, जहाज क्यों, मिसाइलें क्यों खरीदे, उनके लिए स्कूल अस्पताल बनाया जाए। बट क्या है कि देश जो होता है, उसका अगर 100 रुपए का बजट है, वो बजट डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। इंडिया 5-6 लड़ाइयाँ लड़ चुका है, 40 साल से टेररिज्म फेस कर रहा है। तो हमारे केस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैजुअली लेने का स्कोप खत्म हो गया। अगर हम लाखों सैनिक वहां पर ना बिठाएं कश्मीर में, तो हजारों टेररिस्ट अंदर घुस के गदर मचा देंगे। अगर हम पंजाब बॉर्डर सील ऐसे ना करें, अगर हम अपनी मिसाइल सिस्टम ना लगाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन देख सोची जाए कि इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस बंद करके सारे अस्पताल बना दे, कि चलो हॉस्पिटल और स्कूल और बनाते हैं, फौज बंद कर दो, आई थिंक 1 हफ्ते में आपकी सेनाएं अंदर घुसाएंगी। 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, अगले ही दिन शायद।
क्योंकि अब इट इज़ व्हाट इट इज़ अ फैक्ट कि पाकिस्तान अपनी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग, सेक्शन एटलीस्ट सम, और जो हार्ड लाइनर्स हैं, उनका एक ही उनका जिसको बोलते हैं सर्वाइवल का, उनकी एग्जिस्टेंस का एंटी इंडिया थ्योरी जो है वो उसका बेस है। तो उनके पास कोई बात करने को नहीं बचेगी अगर वो हिंदुओं को गाली देना बंद कर देंगे। उनके लिए सिर्फ ये, तो अगर हम किसी भी स्टेज पर वीक इंडिया अपने आप को कर लेता है, अगले ही दिन हमें दोनों तरफ से लड़ाई भुगतनी पड़ेगी। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी, डेटरेंस जो है जिसको बोलते हैं डेटरेंस, की आपके पास इतना बड़ा डंडा होना चाहिए कि सामने वाला उसकी मार से डर के ही कुछ ना करे। तो वो डेटरेंस इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। हमारे को हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि आप पंगा ना लें। दैट इज हाउ इट वर्क्स। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी कंट्री को जो है वो अपनी जो फ़ौज है या अपनी जो आर्मी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ज़रूर ऐसी कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए कि कोई ऐसा माहौल हम क्रिएट करें जिसमें कि हमें एक दूसरे से डर ना लगे या हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का ना सोच रहे हों, और उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं, उस बजट बिल्कुल को हम कम ज़रूर कर सकते हैं, और वही चीज़ हम अपने लोगों के ऊपर जो है वो खर्च कर सकते हैं, ताकि हम भी दूसरी कंट्रीज, स्पेशली मैं तो हमेशा यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल देती हूँ कि हम उनकी तरह हमारे लोगों को भी जो है वो फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन और ये सब कुछ मिल सके। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, और आप गायब ना हो जाइएगा। ये वैसे नहीं नहीं, हमारे यहाँ गायब बिल्कुल होने का कुछ और मतलब होता है, पाकिस्तान में होते हैं तो कुछ और, हम फिर आपको नॉर्दर्न एरियाज भेज रहे होते, लेकिन खैर वो गायब होने से मेरा मतलब है कि आप काफी टाइम के बाद आए, तो आई होप नहीं नहीं, टू सी यू अब सून। से अब से रेगुलर रहेंगे। थैंक यू थैंक सो यू मच, सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार जी, जय थैंक यू हिंद। सर। थैंक यू सर।